हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का जो वीडियो बन रहा है वो उन बच्चों के लिए बन रहा है जो अब 10th क्लास से 11th में अब आ रहे हैं और जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम ली है। तो बच्चों, कॉमर्स के अंदर एक सब्जेक्ट है हमारा अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स देखा जाए तो बच्चों ने अभी तक 10th तक तो पढ़ा नहीं है, एक नया ही सब्जेक्ट है बच्चों के लिए। तो उस सब्जेक्ट को ईजी बनाने के लिए कुछ ऐसे वीडियो अब मैं अपलोड करूँगी जिससे बच्चों का अकाउंट्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो अकाउंट्स के अंदर अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जिसको अगर हमारे को कॉन्सेप्ट वाइज या फंडामेंटली अगर हमें क्लियर हो जाए तो पूरी 11th हमारे लिए बहुत स्मूथली निकल जाती है। तो उन्हीं में से कुछ आज फंडामेंटल्स के अंदर आज कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो कि कुछ पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में तो ये सब पॉइंट्स कवर नहीं हो पाएंगे बच्चों, तो आप मेरे वीडियोस लगातार देखते रहना। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे अकाउंट्स के अंदर। आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये तो आपको पता है कैसा ही बिजनेस हो, चाहे या बिजनेस के अंदर गुड्स बेच रहे हैं या हम सर्विस बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ बेचना और खरीदना ये लगा रहता है। तो उस बेचने और खरीदने का जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं तो उसको हम अकाउंट्स मेंटेन करने की बात करते हैं। तो इसमें हमें देखा जाए बहुत डिटेल में इसमें हमें जाना पड़ेगा, जैसे जैसे हम आगे 11th में बढ़ते जाएंगे। पर अगर हम बेसिक टर्म्स की बात करें तो बिजनेस की अगर हम बात करें, बिजनेस का मतलब क्या हुआ। बिजनेस, पहले बिजनेस को समझने के लिए बच्चों ये समझो कि बिजनेस कौन करता है। बिजनेस एक इंडिविजुअल करता है जिसको हम अकाउंट्स के अंदर प्रोप्राइटर का नाम देते हैं। बिजनेस एक इंडिविजुअल, एक प्रोप्राइटर जो कुछ पैसा डालता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उस बिजनेस का एक नाम रखता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ए है, ए ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया मार्केट और यहाँ पे उसने अपनी एक शॉप खोल दी। उसने क्या काम करा, उसने, हम कुछ भी ले लेते हैं, उसने एक बुक शॉप खोली। ए कौन है हमारा, ए हमारा प्रोप्राइटर है और ये उसका बिजनेस है। ए ने एक बुक शॉप खोली जिसका जो कि उसका बिजनेस है। उसने इस बुक शॉप का नाम रख दिया, हम कोई भी नाम रख लेते हैं, AB एंड एंटरप्राइजेस। AB एंड एंटरप्राइजेस हम इसकी शॉप का नाम रख लेते हैं, इस बिजनेस का नाम AB एंड एंटरप्राइजेस हम नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा बच्चों देखें तो दो हमारी आइडेंटिटीज निकल कर आ रही हैं। एक हमारा प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इनटू अ बिजनेस टू स्टार्ट द एक्टिविटी। ठीक है, उसने इसमें पैसा डाला। तो कहीं ना कहीं पे बिजनेस और ये जो हमारा बिजनेसमैन है, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में ए और उसका बिजनेस AB एंड एंटरप्राइजेस दोनों ही डिफरेंट आइडेंटिटी हैं। गलती से भी दोनों को एक मत मान लेना, ठीक है। अगर हम बात करें कि ए ने अब बिजनेस खोलना है, ये तो हमने इनके इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करी कि दोनों हमारे इंडिविजुअल हैं। जब भी हम अकाउंट्स के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन को हम समझना चाहेंगे, पढ़ेंगे हम कहीं पे, तो हम इन प्रोप्राइटर के एंगल से नहीं सोचेंगे, ना ही उसे अंडरस्टैंड करेंगे, हम बिजनेस के एंगल से उस ट्रांजैक्शन को समझेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अब बच्चों क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अब हम इसको बिल्कुल शुरू से ही बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। जब कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से स्टार्ट की जाती है तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हमें आती है, उस आइटम का क्या नाम होगा, उसको किस हेड में रखा जाएगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा हमें। अगर हम बात करें, ए को बुक शॉप खोलनी है, सबसे पहले उसको कैश चाहिए, पैसे के बिना बच्चों कुछ नहीं होता, पैसे से ही दुकान खुलेगी। मान के चलो उसने अपना पैसा वो लेकर आया बिजनेस में। एक चीज ध्यान रखना, पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हैं, सोर्स ऑफ फंड्स हमारे लिए इमैटेरियल है कि पैसा कहाँ से ला रहे हैं। वो अपने घर के एसेट्स बेच के ला रहे हैं, या फैमिली ने उसको उधार पे दिया है, फ्रेंड्स ने उसको उधार पे दिया है, या उसने बैंक से लोन लिया है। अगर बैंक से लोन लिया है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको अभी डिस्कस करेंगे। बात अभी हम इतनी बात कर रहे हैं कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश चाहिए। ठीक है, इस कैश को अब वो कहीं ना कहीं पे कैश से बिजनेस नहीं होता, उसको अपनी बुक शॉप खोलने के लिए या तो वो रेंट पे लेगा बिल्डिंग को,
या वो लैंड खरीद के उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करेगा, या वो बनी बनाई शॉप लेगा। हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसने बिल्डिंग ले ली, खरीद ली, बिल्डिंग ले ली, ठीक है, एक बिल्डिंग लेगा वो। बिल्डिंग के अंदर सिर्फ बिल्डिंग लेना अपने आप में काफ़ी नहीं है, उसके अंदर वो फर्नीचर भी रखेगा। और आपने देखा होगा बच्चों, जब हम किसी बुक शॉप में जाते हैं तो बुक्स जो है प्रॉपरली डिस्प्ले की होती हैं एक काउंटर के ऊपर और शेल्फ लगे होते हैं। तो अकाउंट्स में हम उसको बोलते हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। बुक उसको शॉप खोलने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग में उसको फर्नीचर चाहिए, फिक्सचर्स एंड फिटिंग चाहिए। कहीं ना कहीं पे उसकी दुकान में एयर कंडीशन भी लगा होना चाहिए, ताकि उसके पास जब कस्टमर आए तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। कुछ हम उसकी दुकान में चेयर्स एंड डेस्क, लैपटॉप, उसको बिल इशू करने के लिए लैपटॉप चाहिए होगा जिसमें से बिल जनरेट होगा। और बच्चों क्या लगता है आपको, और उसको दुकान शुरू करने के लिए, चलो हम एक और यहाँ पे एक नया कॉलम लिखते हैं। जैसे अगर वो एसी लगाया, उसने एसी अगर लगाएगा तो बिजली का बिल आएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। पूरे इन सबको मेंटेन करने के लिए बच्चों वो कोई क्लीनर भी रखेगा, क्लीनर के लिए वो वेजेस देगा, वेजेस एंड सैलरीज। वो अपनी दुकान में कुछ स्टेशनरी भी रखेगा, स्टेशनरी के अंदर हम यहाँ पे सब कुछ मान लेते हैं कि जो उसने बुक्स रखी है, उसके पास जितना भी कॉपी है, रजिस्टर है, पेन पेंसिल, कैलकुलेटर्स, एक एक चीज़ को हम यहाँ स्टेशनरी के हेड के अंदर हम कवर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वेजेस हो गया, और वो अपनी एसेट्स को इंश्योर करने के लिए हो सकता है उसने इंश्योरेंस ले रखा हो, तो इंश्योरेंस प्रीमियम। ऐसे बच्चों बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। तो अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि ये जो खर्चे मैंने, आपने देखा होगा मैंने अलग अलग इनको हेड्स के अंदर लिखा है। ये मैंने अलग लिखा है, ये मैंने अलग लिखा है। ये बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, एयर कंडीशन, चेयर्स एंड द डेस्क एंड द लैपटॉप। और यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये जितनी भी मेरी आइटम्स हैं, अब आप लोग ये देखोगे, ये एक बार अगर हमने लगा दी दुकान के अंदर, बिजनेस में अगर ये इंस्टॉल हो गई हैं, तो इन्हें हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, इनको हमें बेचना नहीं है, दीज आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। तीसरी बात, ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए हमने बिजनेस में इंस्टॉल किया है, हमारा एक लॉन्ग विजन है। तो जब इतनी सारी क्वालिटीज इनके साथ जुड़ चुकी हैं, तो ये इनके अकाउंट्स के अंदर इनको एक हेड के अंदर रखा गया है। ये कौन सा हेड आ गया हमारा, ये सारे के सारे ये हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स के अंदर भी बच्चों हमारे अलग अलग कई तरह के एसेट्स आ जाते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। अभी एसेट्स के अंदर हमारे ये आ गए फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे के सारे एसेट्स हैं। एसेट्स के अंदर हमारी कैटेगरीज बन जाती हैं, वो है हमारे फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पे बात आती है एसेट। एसेट क्या होते हैं? देखो, एसेट वो चीज होती है जिससे बिजनेस को बेनिफिट मिलता है। द मनी इज स्पेंड फॉर गेटिंग सम बेनिफिट, देयर मस्ट बी सम इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस। तो इनसे बिजनेस को बेनिफिट मिलता है। दीज आर मेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस, दीज आर मेंट नॉट फॉर द रीसेल पर्पस। ये बेचने के लिए नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स हैं ये, these are not for resale, not for resale, these are meant for long term, this gives the economic benefit। इकोनॉमिक बेनिफिट। और कहीं ना कहीं पे अगर हम बात करें, दे आर फिक्स्ड इन नेचर, इनका नेचर भी फिक्स्ड है। ये थे हमारे फिक्स्ड एसेट्स। अब अगर मैं बात करूं, अगर अब हमने एसेट्स का पॉइंट स्टार्ट कर ही लिया है, तो ऊपर का ये मैं हटा देती हूं। एसेट्स की अगर हम बात करें बच्चों, एसेट्स हमारे एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स, एक होते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स,
नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं बच्चों? इसकी एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको बुक में लिखी हुई मिल जाएगी। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट करंट एसेट्स। ठीक है, बट हमें मार्क्स स्कोर करने हैं तो हम वो डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल पर्पस विच गिव्स द बेनिफिट इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जिसमें पैसा डाला जाता है, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स जो है हमारे, ये नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपके फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अगर हम देखें, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारे टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स हमारे आ जाते हैं। टेंजिबल एसेट्स बच्चों कौन से होते हैं? वो एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, वी कैन सी, वी कैन फील। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखा था, फर्नीचर था, एसी था, फिक्सचर्स था, वो सब के सब हमारे फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आ गए थे। अब बात यहाँ पर आती है कि इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं, मतलब ऐसे एसेट्स टू हुम वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट फील, बट इट हैज सम वैल्यू। ना तो हम उसे देख पा रहे हैं, ना उसे हम टच कर पा रहे हैं, बट उसकी एक मार्केट वैल्यू है। बच्चों कैसे? सुनकर बहुत हैरानी हो रही होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसे ना तो हम देख पा रहे हैं, ना हम टच कर पा रहे हैं, वो हमारा एसेट है, उसकी एक वैल्यू है मार्केट के अंदर। जैसे कि आपको 11th क्लास के अंदर ज़्यादातर गुडविल का पॉइंट कवर किया हुआ है। वैसे तो इसके अंदर गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स, ये 4 पॉइंट इसमें कवर हो जाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। इसमें टीचर कभी कभी 1 मार्कर के अंदर आपसे ये पूछ लेते हैं कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, या एमसीक्यू का आजकल कॉन्सेप्ट आ गया है। एमसीक्यू में टीचर ऊपर क्वेश्चन बना देती है कि इनमें से कौन से वाला इंटेंजिबल एसेट है। ये 4 ही हैं आपको 11th क्लास में, इसके बियॉन्ड नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। कहीं ना कहीं पे इन सबको हम डेली रूटीन में अपना महसूस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सिर्फ हम गुडविल की बात करते हैं क्योंकि गुडविल के ऊपर कई बार 1 मार्कर आ जाते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ बिजनेस, इट इज द रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस। कैसे? बच्चों आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल मार्केट के अंदर 10,000 का भी आ रहे हैं और 50,000 का भी आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है। उसके बाद भी अगर हम देखें, लोगों का रुझान ज़्यादातर महंगे मोबाइल की तरफ हो जाते हैं। या हम अगर बात करें टीवी की, अगर हम बात करें, मार्केट में सोनी का टीवी भी है या और उससे हल्का ब्रांड का भी टीवी है, उसके बाद भी लोग सोनी टीवी खरीदना पसंद करते हैं। क्यों खरीदना पसंद करते हैं बच्चों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द गुडविल। कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे ब्रांड हैं जिनके साथ उनकी क्वालिटीज़ जुड़ी हुई हैं कि ये चीज़ हमारी कभी ख़राब नहीं होगी। लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, इनमें कभी वायरस नहीं आएगा, हमारा ये सिस्टम हैंग नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी वी एज अ कस्टमर आर रेडी टू पे द एक्स्ट्रा अमाउंट। वो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द गुडविल। तो गुडविल जो है ये कहीं ना कहीं पे जब आप मार्केट के अंदर एक अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हैं या हम अच्छी सर्विसेज डिलीवर करते हैं, तो उस केस में गुडविल ऑटोमेटिकली आपकी अटैच्ड हो जाती है। और एक हमारे एसेट्स इसके अंदर आते हैं करंट एसेट्स। बच्चों करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, पहली बात, विच आर मेंट फॉर रीसेल, हमें इनको बेचना है। फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, दीज आर मेंट फॉर द रीसेल, फॉर द सेलिंग पर्पस। हमें इनको बेचना है। पहली बात, अगर इनको बेचना है तो बेचने से कहीं ना कहीं पे इनका कन्वर्जन होना चाहिए कैश में। ठीक है, अब यहाँ पर एक और लाइन आ जाती है हमारी, मेंट फॉर द रीसेल and which are convertible into cash within a shorter period of time or within an operating cycle। तो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड की डेफिनेशन या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज अर्लियर, हम ये बात करते हैं। अब एक तुम लोग सोचोगे कि एक ऑपरेटिंग साइकिल क्या चीज़ है, नई टर्म आ गई। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है बच्चों, माल को खरीदने से लेकर माल के बेचने तक, कैश में कन्वर्जन होने तक का जो टाइम है उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल जो है
ये एक बिजनेस और दूसरे बिजनेस के अंदर डिफरेंट होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल अगर 2 महीने है तो सामने वाले का ऑपरेटिंग साइकिल भी 2 महीने का ही होगा। हो सकता है उसका 10 दिन का हो ऑपरेटिंग साइकिल। बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल डिफरेंट होता है। तो अभी हमने इस यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट की थी, इस सिचुएशन में हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था बुक्स का, हमने बुक शॉप खोली थी। अगर हम बुक शॉप की बात करें, वहाँ पे हमारे करंट एसेट्स क्या क्या हमें दिखाई दिए, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे बेचने के पर्पज से रखी गई थी। जैसे कि अगर हम बात करें, वहाँ पर हमें बुक्स दिखाई थी, बुक्स, स्टेशनरी, जितनी भी वहाँ पे बुक्स थी, स्टेशनरी थी, कॉपी एंड द रजिस्टर्स, ऑल दीज आर करंट एसेट्स। अभी सिर्फ बहुत ही लिमिटेड में इसका एरिया डिफाइन करूंगी आपको, क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें आ जाती हैं जो कि अभी डिस्कस नहीं कर रही हैं। अभी बुक शॉप के हिसाब से बुक्स है, स्टेशनरी है, कॉपी है, ये हमारे करंट एसेट्स हैं। ये आइटम आर मेंट फॉर द रीसेल पर्पस। और कहीं ना कहीं पे जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए ही किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। और हम प्रॉफिट हमने कितना कमाया एट द एंड ऑफ द ईयर, उसका पता हमें कब पता चलेगा, जब हम अपनी बुक्स को मेंटेन करेंगे, अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। और बुक्स को मेंटेन करने के लिए कौन सा अकाउंट हमें बनाना है, उस अकाउंट का नेचर क्या है, वो आप तभी ठीक से कर पाओगे जब हमारे को इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होगा। आज हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि कल को आप अगर कोई क्वेश्चन भी रीड करो, उस क्वेश्चन को देख के ये लगे ये मेरा फिक्स्ड एसेट है, इमीडिएटली आपको स्ट्राइक हो जाए ये मेरे करंट एसेट है। करंट एसेट्स की पहचान बिजनेस पे डिपेंड करती है, उस पर्टिकुलर बिजनेस में वो करंट एसेट है या वो फिक्स्ड एसेट है। जैसे अगर हम बात करें, अभी हमने बुक शॉप के अंदर एसी को हमने लिया था, हमने एसी इंस्टॉल किया, तो एसी हमारे लिए फिक्स्ड एसेट था। पर अगर हम वही दुकान अपना एसी का शोरूम खोल लेते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अगर हम खोलते हैं, उसके अंदर हमने एसी है, टीवी है, ये सब हमने रखा हुआ है, पर उस कंडीशन में जो एसी है हमारा, वो हमारा फिक्स्ड एसेट नहीं होगा, तब हमारा वो करंट एसेट की कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है बच्चों कि हमने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस में हम जिन चीज़ों में डील करेंगे, कौन सी चीज़ें बेचने के लिए हमने रखी हैं दुकान में, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी करंट एसेट्स के अंदर काउंट हो जाएंगी। और बाकी एसेट्स जो बेचने के लिए नहीं है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, वो हमारी फिक्स्ड एसेट के अंदर काउंट हो जाएंगे। आई होप बच्चों ये करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की बात आपको क्लियर हो गई होगी। बच्चों जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, जैसे हमने बुक शॉप की बात करी थी, बुक शॉप के अंदर, ये तो सिर्फ हमने बुक शॉप की बात करी, कहीं ना कहीं पे बिजनेस के अंदर परचेज एंड द सेल ऑफ गुड्स, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो हम परचेज एंड सेल तो होगा ही होगा, किस चीज का, या तो गुड्स का, हम किसी प्रोडक्ट को बेचेंगे खरीदेंगे, या सर्विसेज का, जैसे जो लॉयर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो भी अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं टू फाइंड आउट कि एंड ऑफ द ईयर में उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो बिजनेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग को ही हम यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारी सर्विसेज को भी कंसीडर किया जाता है। अगर हम परचेज एंड सेल की बात करते हैं, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो लोगों के बीच में ही बिजनेस होगा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट टू पार्टीज मस्ट बी देयर। उसके बाद देयर मस्ट बी एन एक्सचेंज और a transfer of these goods and services, transfer of goods and services, exchange and transfer, exchange भी होना चाहिए और goods आपके यहाँ से transfer भी हो जानी चाहिए, goods and services against money, in exchange of money, मनी टर्म्स में आपकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अगर हम ये बोलें कि मेरी बुक शॉप है, आपकी कोई डिफरेंट शॉप है, हम आपस में एक दूसरे को माल एक्सचेंज कर लेते हैं, तो बच्चों ये तो बार्टर सिस्टम हो गया। पर और बार्टर सिस्टम के थ्रू तो बिजनेस नहीं हो सकता ना आज की दुनिया में, तो कहीं ना कहीं पे मनी ट्रांजेक्शन्स, मनी टर्म्स के अंदर यहाँ पे होना चाहिए, दो लोग होने चाहिए,
एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं पे जितनी भी हर ट्रांजेक्शन, हम एक ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, हर ट्रांजेक्शन से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। हर ट्रांजेक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस चेंजेस विद एवरी ट्रांजेक्शन। तो ये क्या था? इट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बात आती है कि अब दोबारा से इसका रीकैप, व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट। कैसा इवेंट है ये? इन विच देयर मस्ट बी द टू पार्टीज, गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड और सोल्ड और एक्सचेंज और ट्रांसफर अगेंस्ट द मनी वैल्यू। सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मस्ट बी देयर, फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, मनी टर्म्स के अंदर। अब बात ये आती है, हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करी। बिजनेस ट्रांजेक्शंस के अंदर दो लोग होने चाहिए। बिजनेस ट्रांजेक्शंस अगर हम बात करते हैं कितनी तरह की होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन? एक होती है बच्चों कैश की ट्रांजेक्शंस, एक होती है क्रेडिट बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैश बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। आपने माल खरीदा, कैश की पेमेंट कर दी, माल बेचा, कैश मिल गया आपको, इमीडिएटली कैश आ गया। क्रेडिट के अंदर क्या होता है कि गुड्स तो चली गई हैं आपके यहाँ से, पर आपको पेमेंट नहीं मिली, जिससे हम उधार की बात करते हैं, उधार का बिजनेस। आपने माल खरीदा पर पैसे नहीं दिए, या माल बेचा और पैसे नहीं मिले, तो ऐसे में क्या होता है, आपकी उस ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट की ट्रांजेक्शंस की कैटेगरी में डाल देते हैं। पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, दैट ट्रांजेक्शन इज टर्म्ड एज एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है, यहाँ पर आपकी क्रेडिट परचेज भी हो सकती है और क्रेडिट सेल्स भी है। दो तरह से हो सकता है। आपने बिजनेस में माल खरीदा उधार पे, माल बेचा उधार पे, तो ये आपकी क्रेडिट बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अगर आप कैश पे खरीद रहे हो तो ये आपकी कैश के बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हर पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों, अगले वीडियो का इंतजार बना रहे। अगला वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूंगी। कीप वॉचिंग, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू।